राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम के लिए और साथ में सीईटी मेंस एग्जाम के लिए इंडिया जीके में हिस्ट्री के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, या बोल सकते हो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और 30 में से अगर आपने 25 प्लस का स्कोर कर दिया, इसका मतलब है इंडिया जीके की भी तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है जी, ठीक ठाक ही बोला है, 30 में से 25 करोगे तो ठीक है, 28 प्लस करोगे तब समझना अच्छी चल रही है। ठीक है जी, और फिर अगली क्लास से है वो हमारी चैंपियन सीरीज है, जो मैंने आपसे पहले वादा किया था, और उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। चैंपियन की जो सीरीज है अपनी, वो आपके आने वाली है। ठीक है जी, और चैंपियन सीरीज या चैंपियन शो बोल लो, वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज वाली क्लास में आप सभी को इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया। चलो, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, ईमानदारी से कोई बेईमानी नहीं करेगा, कि आपका स्कोर क्या रहा है। कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, ये अपने को बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप की आपको बतानी है सबसे प्राचीन सभ्यता, और प्राचीन सभ्यता हमारे हरियाणा में भी है भाई, ठीक है, राजस्थान में भी है अपना, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये क्या हो जाएगी? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पहला स्थल कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था, और उसका नाम क्या था? हड़प्पा स्थल था। क्या नाम था? हड़प्पा। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को नोट कर लेना। और 1921 में किसके द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा है, वो इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो दूसरा स्थल खोजा गया था, वो था 1922 में खोजा गया था, और जिसका नाम क्या है भाई? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो है, ये भी क्या हो जाएगा? ये दूसरा स्थल हो जाएगा। और ये जो दोनों के दोनों स्थल खोजे गए थे, वर्तमान में ये कहां पर हैं? वर्तमान में भाई ये कहां पर हैं? पाकिस्तान में हैं। ये भी अपने को याद रख लेना है, पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है जी, 1921 में, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले ये भारत का हिस्सा था, आप सभी को पता है। तो 1921 और 1922 में जो दोनों स्थल खोजे गए थे, ये कहां पर हैं? पाकिस्तान में है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, अब यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये कैसी सभ्यता थी, तो ये मात्र स्तात्मक हो जाएगी। मात्र स्तात्मक सभ्यता हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि यहां पर माताओं की चलती थी, यह भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, माताओं की यहां पर चलती थी, ये भी अपने को याद रख लेना है। जैसे अपने हरियाणा में है ना, घर पे माताओं की चलती है, घर से बाहर अपने पिताजी की चलती है, बापूजी की चलती है, तो वैसे ही है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और बाकी चैंपियन सीरीज की शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम करने वाले हैं, जो अपना चैंपियन शो होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन कहां पर गायब हो गया भाई? क्वेश्चन तो नहीं है, हट गया है, कोई बात नहीं। चलो तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये अपने को बताना है। पहले देखो, मुगल साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये अपने को बताना है। तो ये सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा भाई? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा। ठीक है जी, और किसकी सहायता से इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी? तो जो इनके गुरु थे चाणक्य, उनकी सहायता से की थी भाई, चाणक्य। उनका नाम दूसरा कौटिल्य भी है भाई, कौटिल्य के नाम से भी उनको जाना जाता है।
उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और ये क्या थे भाई? अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे, यानी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? एक ही व्यक्ति का नाम है। तो मौर्य वंश का पहला शासक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था या द्वितीय शासक कौन था। ये आपसे ऐसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार हो जाएगा, और बिंदुसार का बेटा कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और एक बार ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, या सबसे मतलब बड़ा राजा कौन था जिसने बहुत बड़े क्षेत्र का विस्तार किया था या उस पर शासन किया था, तो उसका नाम क्या था भाई? अशोक था। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो अशोक हो जाएगा। तीसरे नंबर का था ये, बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब अशोक की बात आई है तो अशोक से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं। कलिंग युद्ध जो अशोक से संबंधित है, कलिंग युद्ध जिसने अशोक के रूपांतरण का कारण बना, किस वर्ष लड़ा गया था? अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं और इसमें क्या रूपांतरण हुआ था? पहले देखो, अशोक है ना, इस कलिंग युद्ध से पहले क्या हुआ था कि अशोक क्या करता था कि भाई मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर राज करना है, तो जो भी राजा दिखता था, छोटे राज्य दिखते थे, उन सभी को मारता हुआ जा रहा था। लेकिन कलिंग युद्ध में जब युद्ध हो रहा था उस समय बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, बोल सकते हो हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसको देखकर अशोक का दिल पिघल गया। ठीक है जी, तो अशोक का दिल पिघल गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये युद्ध नीति है उसको छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है भाई, बौद्ध धर्म। ठीक है जी, कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी अपने को याद रख लेना है। और इंपॉर्टेंट और है कि जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन जो इसका दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो उसने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है जी, दोनों दादा पोते ने अलग अलग धर्म अपनाया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौटिल्य चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है जी, सभी का मतलब क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। और आपको आंसर करते हुए चलना है। ठीक है, देखो मैं समझाते हुए याद करवाते हुए भी आपको चल रहा हूं, लेकिन आपको आंसर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूं तो आप आंसर नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। मैं साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और याद करवा रहा हूं। और जो हमारा चैंपियन शो होगा, मैं आज ही आपको बता देता हूं, जो आपका चैंपियन शो होने वाला है, चैंपियन सीरीज या चैंपियन शो जो भी आप बोलो उसको, वो होने वाला है। उसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन कम से कम मैं आपको याद करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था, ये अपने को बताना है। अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था, ये अपने को बताना है। धर्म क्या था? तो जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म था वो भाई क्या था? एक नया धर्म, एक सख्त कानूनी संहिता, नैतिक सिद्धांतों का एक समूह, राजा की पूजा। तो ये हो जाएगा नैतिक सिद्धांतों का एक समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी कि भाई हम अहिंसा रखेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि कलिंग युद्ध के बाद उसने जो युद्ध नीति थी उसको त्याग दिया था और युद्ध को छोड़कर उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उसने क्या किया कि भाई हम सिद्धांत बनाते हैं कि हम सभी लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे, और इसके अलावा हिंसा नहीं करेंगे या अहिंसावादी रहेंगे। ठीक है जी, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं।
गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रगति हुई थी। किस चीज की प्रगति हुई थी? मैंने बोला ना कि गुप्त काल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका संस्थापक कौन था ये भी अपने को याद रख लेना है। तो श्रीगुप्त क्या हो जाएगा? इसका संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। अब आपको बताना है कि श्रवण काल क्यों कहा जाता है। श्रवण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में हमारे देश में कला का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ और साहित्य का विकास हुआ, यानी बहुत सारी चीजों का विकास हुआ था, जिसके वजह से इसको क्या है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अपने एचएसएससी का फेवरेट और रिपीटेड क्वेश्चंस है। एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, आंसर कीजिए कि संस्कृत महाकाव्य शकुंतला की रचना किसने की थी? संस्कृत महाकाव्य शकुंतला की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, कहानी कभी आपको बाद में सुनाएंगे। ठीक है, ये क्यों लिखी गई थी इसके ऊपर एक कहानी है, आपने सुनी भी होगी। मैं जब नाम बताऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत महाकाव्य जो शकुंतला है या शकुंतलम भी इसको बोल दिया जाता है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कालिदास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है जी, कालिदास जी। और इनके लिए क्या था भाई? काला अक्षर बैंस बराबर था, यानी कि बहुत अनपढ़ व्यक्ति थे। ठीक है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इनको, लेकिन अपमानित होने के बाद इन्होंने अध्ययन किया और पुस्तक की रचना की जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, वो जो पीछे की कहानी है वो कभी बाद में सुनाएंगे। वैसे आपको पता ही होगा, इतनी बात मैंने आपको समझा दी है, आइडिया दे दिया है, पता लग गया होगा। और अपमानित किससे हुए थे ये भी आपको पता होगा, है ना जी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था ये अपने को बताना है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था बताओ? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था ये अपने को बताना है। दिल्ली का पहला सुल्तान बताओ, बताइए भाई सभी स्टूडेंट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? ठीक है जी, बताइए बताइए। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान बनाया गया था वो बनाया गया था भाई, किसके बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया था। किसके द्वारा, किसको बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया था। और जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा भी है वो किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। इबादत खाना अकबर द्वारा कहां बनवाया गया था? इबादत खाना है वो कहां पर बनवाया गया था बताइए। इबादत खाना जहां पर बनवाया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो चीजें हुई थी वहां पर बनवाया गया था, बताइए। तो इबादत खाना कहां पर बनवाया गया था भाई? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है जी। जब आगरा जाते हो ना तो रास्ते में आपको फतेहपुर सीकरी भी मिलती है। और आगरा उस समय क्या थी? मुगल साम्राज्य की क्या थी भाई? राजधानी थी, ये भी आपको पता होगा। अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली कहलाती है। तो अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो बताइए, सभी को पता है ये तो। ठीक है, सभी को पता होगा। तो अकबर द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है भाई जब्ती प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब्ती प्रणाली कहा जाता है। अकबर के बारे में बात करें तो सबसे पहला शासक कौन आया था? बाबर आया था। उसका बेटा कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। और अगर मुगल साम्राज्य में जो सबसे बड़ा शासक रहा है वो भी अकबर ही है। ठीक है जी। और देखो उसमें भी तीसरे नंबर का था, मौर्य वंश में भी, और इसमें भी तीसरे नंबर का ही रहा है, जो सबसे प्रतापी राजा रहा है। और अगर सबसे क्रूर राजा के बारे में बात करें, सबसे खतरनाक राजा के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें औरंगजेब हो जाएगा। वो भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और बाबर कहां से आया था? काबुल अफगानिस्तान से आया था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है।
तो ये कहां के मूल निवासी थे? अफगानिस्तान के मूल निवासी थे। ठीक है जी। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? ये अपने को बताना है कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइए, जिसको अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था, म्यांमार भेज दिया था, बताओ। तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा, या बहादुर शाह द्वितीय भी उसको बोला जाता है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको 1857 की क्रांति का नेता घोषित किया गया था। ठीक है जी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेता घोषित किया गया था किसे? बहादुर शाह जफर को, और फिर अंग्रेजों ने इसको पकड़कर भेज दिया था जेल में। ठीक है जी। अष्ट प्रधानमंत्रियों की एक परिषद थी जो किसके राज्य में थी? देखो, अष्ट प्रधान के बारे में पूछा गया है। अष्ट का मतलब होता है 8, जिसमें 8 प्रधान थे। वो मंत्रियों की परिषद किसके राज्य में थी? इसके अलावा नौरत्न भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नौरत्न या नवरत्न। ठीक है, नौरत्न या नवरत्न है वो किसके का उसके राज्य में था, ये भी अपने को बताना है। तो नौरत्न किसके थे भाई? अकबर के थे नौरत्न। ठीक है जी। और अष्ट प्रधान किसकी हो जाएगी? तो अष्ट प्रधान हो जाएगी शिवाजी की। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिवाजी महाराज हैं उनके पास हो जाएगा, उनके पास 8 थे। ठीक है जी, शिवाजी महाराज के पास। और नवरत्न की बात करें तो उनके मंत्रियों की जो थी वो थी अकबर के काल में। ठीक है जी। बीरबल भी था, आपको पता ही होगा। ठीक है जी। अब बीरबल की बात आई है, आप सभी हरियाणा जी के भी पढ़ रहे हो, तो कमेंट करके बताना कि बीरबल का छत्ता कहां पर है? बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता कहां पर है? ठीक है जी। बीरबल का छत्ता कहां पर है ये आप सभी को बताना है। ठीक है, कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एचएसएससी के हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्या सेम क्वेश्चंस हैं, वो भी कई बार आया हुआ है। तो बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब की गई थी ये अपने को बताना है। ठीक है जी, वो आप सभी को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब की गई थी। बताओ बताओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब की गई थी बताइए। हरिहर बक्का आपने नाम भी सुना होगा। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो की गई थी भाई 1336 ईस्वी में। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें है ना, मैंने आपको बोला चैंपियन सीरीज में, उसमें हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। फिर मध्यकालीन भारत पे आएंगे, फिर उसके बाद क्या है जो अपना आधुनिक भारत है, इतिहास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करवाएंगे। चलो, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप सभी को पता ही होगा, अभी तो हमने बात की थी, फतेहपुर सीकरी के बारे में बात की थी भाई। ठीक है जी, बताइए, जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है जी। चलो, इन सभी चीजों के बारे में है ना अपनी जो चैंपियन सीरीज है उसमें बात करेंगे, क्योंकि आपका जो साइंस का टेस्ट हो चुका है, साइंस के जो और क्लासेज हैं उन पे काम चल रहा है, बेहतरीन आएंगी, और अब कंटिन्यू क्लास आएंगे, ये बात भी नोट कर लेना। ठीक है, डेली आपको क्लास मिलेगी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, हम सभी भारतीय इसको सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, पहली क्रांति मानते हैं, लेकिन अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या था कि भाई जो सिपाही थे उन्होंने ही तो विद्रोह किया था, तो क्या हो गया? सिपाही विद्रोह हो गया। तो ये कौन से वर्ष हुआ था ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मंगल पांडे जी के द्वारा की गई थी, ये आप सभी को पता होगा, और उनको फांसी की सजा दी गई थी, ये भी अपने को पता है। ठीक है जी, मंगल पांडे जी हो जाएंगे।
तो बताइए, तो 1857 की क्रांति। ठीक है जी, 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत एक नीति है जिसे शुरू किसने किया था? ठीक है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एचएसएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और सारे के सारे मैं आपको याद करवाऊंगा। एक लिस्ट आपको दूंगा जिसमें जो गवर्नर जनरल हो गए, जो वायसराय हो गए, वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है जी। तो जो व्यक्तिगत नीति है, ठीक है, तो ये किसने शुरू की थी? तो ये डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? डलहौजी के लिए। ठीक है जी, डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था भाई? वोरेन हेस्टिंगस बना था। कौन बना था? वोरेन हेस्टिंगस है, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 में। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सभी का आंसर आ गया होगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। और किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा है, वो इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो थे WC बनर्जी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और पहला कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई जो भी आप बोलो, तो ये अभी जिसका नाम मुंबई है, ठीक है, वहां पर ये हुआ था। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है जी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? देखो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं कि रट लो, सिर्फ बंगाल का विभाजन पढ़ते ही आंसर कर दो। इसमें पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और इसको रद्द कब किया गया? 1911 में। तो दोनों क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में इसको रद्द किया गया। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी भाई संविधान दिवस गया ही, आप सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। और संविधान सभा के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। और पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। फिर अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में जो स्थायी अध्यक्ष बने थे उन्हीं को यहां पर राष्ट्रपति बना दिया गया था, कि राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 2 दिन के बाद, तो देखो इसके 2 दिन के बाद, इसके 2 दिन के बाद, तो ऐसे। ठीक है जी। चलो, तो क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। संविधान के, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर जी या BR अंबेडकर जी को जाना जाता है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस शहर में हुआ था, ये अपने को बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था? अमृतसर
पंजाब में है, वो अमृतसर पंजाब में ये हुआ था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग में हुआ था, ये भी ध्यान है, ठीक है जी। और इसको गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने आदेश दिया था। अब सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जनरल डायर को गोली मारकर हत्या किसने की, यानी कि जनरल डायर की हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी, ये हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा, ठीक है। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं कि बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा, करके गए, विदेश गए, उसके बाद जनरल डायर की हत्या की। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो कमेंट में इसका आंसर सभी स्टूडेंट देंगे, ठीक है। और इतना बता देता हूं, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि दांडी मार्च किससे संबंधित था? दांडी मार्च बताओ, दांडी मार्च है वो किससे संबंधित था? मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया हुआ है, पूरा एक क्लास ली हुई है जिसमें सब कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में बताया था। बताओ तो दांडी मार्च किससे संबंधित हो जाएगा? दांडी मार्च किसके लिए था? आप सभी को पता होगा, नमक कानून तोड़ा गया था उसके लिए है कि भाई अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि कोई नमक कानून नहीं बनाएगा, तो गांधी जी ने दांडी से शुरुआत किया था, सॉरी साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था और दांडी जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और उसी के तुरंत बाद यानी उसी समय उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेगा, ठीक है जी। और इसको आराम से समझाया भी था मैंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हम आराम से प्यार से जो भी अंग्रेज बोलेंगे उसकी आज्ञा नहीं करेंगे। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना करना, तो उसकी आज्ञा नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने बोला कि नमक नहीं बनाना, तो गांधी जी ने क्या किया? नमक बनाया, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया। तो गांधी जी वाली वो क्लास जरूर देख लेना, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वो वहां से आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। तो जय जवान जय किसान का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। भाई लाल बहादुर शास्त्री जी है ना, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे, ठीक है जी, बहुत ही अच्छे, सीधे साधे, सिंपल, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि इनके पास सिर्फ 2 कुर्ते थे, ठीक है। अपने बुजुर्ग पहनते हैं ना 2 कुर्ते, धोती कुर्ते, तो 2 ही थे सिर्फ। देश का प्रधानमंत्री, बड़ी मतलब अलग ही व्यक्ति थे, ठीक है। आप सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुनते होंगे, उनके बारे में लोग गलत भी बोलते हैं, इनके बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है जी। तो बहुत ही व्यक्ति। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, बाकी नारे तो आप सभी को पता ही है, मैं पहले भी करवा चुका हूं और आगे भी करवाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन, ठीक है जी। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया था क्योंकि, तो जो साइमन कमीशन है उसका भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया था, क्यों किया गया था ये अपने को बताना है। बताओ क्यों किया गया था? क्योंकि जो साइमन कमीशन है वो भारतीयों के बारे में सुनने के लिए आ रहा था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। तो यह एक पूर्ण रूप से ब्रिटिश आयोग था, जिसकी वजह से अगर भारतीयों की समस्याओं को सुनना है तो उसमें भारतीय होना जरूरी था, ताकि वो भारतीय लोगों की हिंदी तो समझ पाए। अंग्रेज आ रहे थे, उनको हिंदी वैसे नहीं आती, तो वो क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे। तो इसलिए हम भारतीयों ने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या थे भाई? अंग्रेज थे, इसलिए, ठीक है जी। और कब आया था अगर ये पूछ ले तो ये सभी को पता होगा, 1927 में आया था, ठीक है जी। 1927 में आया था, 1927 में। आगे बढ़ते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच एक समझौता हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पूना पैक्ट हुआ था, या जिसको पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ये किस किस के बीच में हुआ था?
तो ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था भाई? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, सन 1932 में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अगर हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एक क्वेश्चन आ जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर देखो ये हटा दिया जाए भारतीय, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी भाई एनी बेसेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो फिर वो सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो वो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी। ठीक है जी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष तो आप सभी जानते ही हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना भारत किस वर्ष भेजी गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आपको बताना है, किस वर्ष भेजी गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना कब भेजी गई थी भाई? जब हमारा देश आजाद होने वाला था और कैबिनेट बन रहा था, उस समय ही भेजी जाएगी। तो 1946, क्योंकि 47 में तो आजादी हो गया था ना, तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन पहले हो चुका था। चलो, भारत गणतंत्र कब बना था, ये अपने को बताना है। भारत गणतंत्र कब बना था बताइए। हमारा देश है वो गणतंत्र कब बना? तो हमारा देश गणतंत्र उस समय बना जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हो गया। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा देश गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ा चुका हूं। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, ये आप सभी कमेंट करके बताएं। मैं भाई पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, या तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, या मैं आपको आगे पढ़ाने वाला वही क्वेश्चंस पूछूंगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई डाउट छोड़ दूंगा, नहीं। और कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, वहां पर आपको सही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो कमेंट करके बताना 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी। भूटान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? और अगर याद ना हो तो भाई गूगल करना, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो, सॉरी भूटान नहीं है, भूदान। ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये अपने को बताना है। भूदान आंदोलन बताओ। तो ये क्वेश्चन में मैंने करवा चुका हूं। तो जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई? विनोबा भावे जी के द्वारा है ये शुरू किया गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, भूदान आंदोलन। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कब शुरू किया गया था, तो 1951 में इसकी शुरुआत की गई। तो आपके 30 क्वेश्चंस यहां पर समाप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब ईमानदारी से सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताना कि भाई आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है जी। और भाई जितने भी स्टूडेंट हैं जो इन्होंने यहां तक वीडियो देखा है, तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर कोई भी छोटी अपडेट होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना के 1-2 मिनट का, जो यूट्यूब पर तो डाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पर यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ चला जाता है और इसकी रीच है वो ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसलिए सभी है वो इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बताना। और नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।